बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करते हैं आप सभी को आप के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुलहिम पर। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई, उनको क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से लोग आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने एफर्ट की, स्ट्रगल की इस फील्ड में कि हम एलिमेंट क्लासीफाई करें। तो इसके क्लासिफिकेशन जो है इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस 2 लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं अपनी प्रीवियस 2 लेक्चर को। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी हिस्ट्री में हम लोगों ने किस किस का जिक्र किया था, किस किस क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। उसमें सबसे पहले जो थे वो डुबरीनर साहब थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक लॉ दिया था जिसको डुबरीनर लॉ ऑफ ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन डुबरीनर साहब का लॉ जो है वो अपनी लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स की वजह से फेल कर गया। फिर उसके बाद आगे हमारे पास न्यूलैंड साहब ने भी एक लॉ दिया जिसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। उसमें भी ड्रॉबैक्स आ गई, उसकी भी लिमिटेशन आ गई, वो भी फेल कर गए। तो उसके बाद बारी आती है आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे लुथर मीयर्स कर्व। लुथर मीयर्स जो है उनकी कर्व को हम डिस्कस करेंगे। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि मैम ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं तो फिर क्यों पढ़ें। ये बात हकीकत है, आप लोग ठीक फरमा रहे हैं, आप लोग के कोर्स में नहीं है। कोई 2-3 लाइन जो है वो लुथर मीयर कर्व पर लिखी गई है। लेकिन स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक बात बताती चलो कि लुथर मीयर कर्व जो है, लुथर मीयर साहब जो है उनकी कर्व जो है, उसके बाद आप लोग कोर्स में क्या है, आप लोग क्या पढ़ा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसने दिया है? मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव साहब ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एक लॉ भी दिया था जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। स्टूडेंट, उस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है उसकी बेस कहाँ से आई? उसका जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मतलब जो इसका जो इनिशिएटिव है वो किस पर बेस है? वो है लुथर मीयर कर्व। लुथर मीयर कर्व से ही दी गई है। तो स्टूडेंट, आप लोग ही डिसाइड करें कि लुथर मीयर कर्व जो है उनको स्टडी करना चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं। यस, ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उस पर ही बेस है, इस पर ही बेस है। अगर आप लोग लुथर मीयर कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। फिर कुछ चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि आप लोग कुछ चीज़ जो है आपको रटना ही होगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोग को बताऊंगी कि लुथर मीयर होता ही क्या है, लुथर मीयर कर्व जो है ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट, लुथर मीयर साहब जो थे वो क्या कर रहे थे? ही वॉज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। वो ये देखना चाहते हैं थे कि जो एलिमेंट्स के जो एटम है, ज़ाहिर बात है एलिमेंट जो है एटम से ही बने होते हैं, कि एटम जो है उनका मास के साथ क्या रिलेशन है। क्या एटम के मास को बढ़ाने से उनका वॉल्यूम जो है उन पर क्या कुछ असर पड़ता है कि नहीं। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ऐसी तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ का हम लोग मास बढ़ाए, मतलब वेट, वज़न बढ़ाए, तो ज़ाहिर बात है उनका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं, वट एवर द मास ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल घटाने के लिए डेंसिटी एंड टू वॉल्यूम, इस हमको डेंसिटी का फार्मूला भी मिलता है। ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का आप वज़न बढ़ाए तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा, मतलब उनको घेरने के लिए ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम मानते हैं। वो बिलाल जरदारी साहब की बात याद आ गई कि वो जो कह रहे थे कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। सेम वही फिनोमेना है कि जब किसी भी चीज़ का हम लोग मास इंक्रीज़ करें, उसको बढ़ाए, तो वॉल्यूम, ज़ाहिर बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए लुथर मीयर साहब जो थे
वो ये देखना चाहते थे कि क्या ये जो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, क्या ये लागू हो सकता है, ये बात लागू हो सकती है एलिमेंट्स के जो एटम है उन पर। तो स्टूडेंट वो ये देखना चाहते हैं, इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि लुथरमियस साहब जो है वो एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या उनके लिए काम कर रहे थे। नहीं, वो ये रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, एलिमेंट के जो एटम हैं उनका मास और वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं कि उनके मास और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है। जनरल लाइफ में अगर हम लोग देखें, सब चीज़ जो है इन पर अप्लाई हो रहा है ये कि मास जो है उनको इंक्रीज़ करे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हम लोग अपना ही एग्जांपल, अगर हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो ज़ाहिरी बात है हमारा वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बैठने के लिए हमें ज़्यादा ही जगह की ज़रूरत होगी अगर हमारा मास वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो लुथरमियर साहब जो थे वो ये देखना चाह रहे थे कि एटम जो है उसका क्या सीन है, एटम जो है उनका मास जो है उनका वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, वो ये देखना चाह रहे थे लुथरमियर साहब। तो जब वो ये रिलेशनशिप देखना चाह रहे थे तो उनको एक यूनिक सा ट्रेंड मिल गया, तो के मास और वॉल्यूम का, एटम के मास और वॉल्यूम का। जनरल तो हम लोग ने देख लिया कि हर चीज़ का डायरेक्टली ये लागू हो सकते हैं कि मास इंक्रीज़ करे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन लुथरमियर साहब ने जब एटम का ही देखा वॉल्यूम के साथ रिलेशन, तो उन्होंने एक यूनिक ट्रेंड देखा। कैसा ही देखा, हम लोगों ने पूछा कि सर क्या लुथरमियर साहब क्या ये जो है ये लागू हो सकता है एलिमेंट्स के जो एटम हैं उन पर। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन सीधे सीधे ऐसे ही नहीं जिस तरह आप लोग अपने नेकेड आई से जिन चीज़ों पर आप अप्लाई करते हैं आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है। चूँकि एटम जो है माइक्रोस्कोपिक उन्होंने देखे थे, इस वजह से हम उनसे पूछ रहे थे लुथरमियर साहब से कि ये किस तरह अप्लाई हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सीधे से अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये पीरियाडिकली अप्लाई हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि सर पीरियाडिकली मतलब किस तरह अप्लाई हो रहा है। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है मास के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंक्रीज़ होता है, लेकिन पीरियाडिकली। तो हम लोगों ने कहा कि हम सर डेली लाइफ में कोई एग्जांपल दे कि हमें पीरियाडिकली या पीरियाडिक जो है इनकी ही समझ आए कि पीरियाडिकली या पीरियाडिक जो है ये क्या चीज़। उन्होंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्या है, आज ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे जो है वो कब आएगी, 6 दिन गुजरने के बाद 7वां दिन जो होगा वो ट्यूसडे होगा। मतलब आज की जो ट्यूसडे है उसको गुजर जाने के बाद 6 दिन गुजर जाने के बाद इसको कौन रिपीट करेगा, 6 दिन गुजरने के बाद जो है 7वां दिन जो है वो इस ट्यूसडे को रिपीट करेगा, 7वां दिन जो होगा वो भी ट्यूसडे होगा। तो इस तरह मास की इंक्रीज़ होने के साथ साथ वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो कुछ इस तरह है पीरियाडिकली। अब आते हैं हम मेंडलीव साहब ने जो कर्व दी थी जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि उन्होंने पीरियाडिकली ये जो पीरियडिसिटी की बात कर रहे थे वो कैसी की। उन्होंने एक ग्राफ दिया, उन्होंने कहा कि ये जो ग्राफ है इनमें जो कुछ पिक्स पॉइंट आ रहे हैं, अगर ये देखें हमारे पास इस साइड पे एटॉमिक मास और ये जो है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये जो वॉल्यूम जो है ये भी इंक्रीज होगा। सीजियम का देखें 70, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास की इंक्रीज होने के साथ साथ, लेकिन ये पीरियडिकली। कैसे, इस ग्राफ को, इस पीक को अगर आप देखें, एटॉमिक वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डिक्रीज हुआ है, फिर ये एटॉमिक मास जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली इंक्रीज हुआ है एक ख़ास पॉइंट तक। मतलब पीरियाडिक मतलब कि एक ख़ास पॉइंट तक ये वॉल्यूम जो है पहले घट रहा है, फिर जो है ये इंक्रीज बढ़ रहा है, और ये इसका जो घटना जो है, ये जो घट रहा है और इसका जो बढ़ना, जो इसका घटना, ये वाला पीक जो है ये इसको रिपीट कर रहा है, इसके घटने को, और ये जो बढ़ रहा है तो ये वाला पीक जो है ये इसको रिपीट कर रहा है, इसके वॉल्यूम को। मतलब ये एटॉमिक वॉल्यूम जो है, एटम का जो वॉल्यूम है एटॉमिक मास के साथ साथ ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहा है, लेकिन एकदम एक पॉइंट पे डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसका बढ़ना और घटना, बढ़ना जो है उसको दूसरे पीक जो है वो इसको रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है पीरियाडिक। इसका बढ़ना और घटना इसको कहते हैं पीरियाडिक चेंज। तो इसके लिए उन्होंने ये जो कर्व दिए,
और उन्होंने देखा जी हर कर्ज का एक पीक होता है, हर कर्ज जो है उनका एक अलग सा पीक है। इसको अगर देखें इसका पीक है और इसी कोरिस्पॉन्ड देखिए ये वाला जो ये जो सारे पीक्स हैं उन पे उन्होंने जो एलिमेंट देखे कि वो कौन से एलिमेंट हैं, ये जो कर्ज पे आ रहे हैं, जो पीक्स पे आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होंगी। और इनकी कर्ज जो है और ये जो पीक्स हैं इनके जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ये जो डिक्रीज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, पर टॉप टू बॉटम, डिसेंडिंग मतलब टॉप टू बॉटम जब आते हैं, मतलब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, जब हम हायर नंबर से मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 9, 8 इस तरह। ये अगर देखिए पोटाशियम है, पोटाशियम का ये पीक है और ये बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो इसका ये वाला पॉइंट जो है इस पीक में देखिए रुबेडियम का, इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो ये कोरिस्पॉन्डिंग इसी कोरिस्पॉन्डिंग आ रहा है कैल्शियम, और सीजियम का देखिए स्ट्रांटियम, ये सब कोरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं। तो जाहिर बात है इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होंगी। तो उन्होंने देखा कि कौन कौन है जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर हैं। ये जो फर्स्ट पीक्स के जो एलिमेंट्स है, पीक्स में कौन आते हैं, फर्स्ट के जो एलिमेंट है जिसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इसको हम आप बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्कली मेटल्स क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटलाइज, ट्रांजिशन मेटल, ये सब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो पीक्स में है और ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था, इसके बाद कौन थे अल्कली मेटल्स जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आ रहे थे वो कौन थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिसेंडिंग पोर्शन जिसने निकाल किया था पीक्स में कौन थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसमें देखिए ये जो मोस्ट बॉटम पॉइंट्स है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे जो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी, मेटलाइट्स प्लस ट्रांजिशन मेटल। मेटलाइट्स क्या होता है स्टूडेंट, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज में पाए जाएं जिन एलिमेंट में, उनको मेटलाइट्स कहते हैं। और टॉप बॉटम में कौन कौन से एलिमेंट थे, उनमें मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट थे लेकिन मेटलाइट भी साथ थे। ये मेटलाइट्स ट्रांजिशन एलिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में सब जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, मेटलाइट क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटलाइट्स जो है ये बॉटम में आते हैं, बॉटम के पोर्शन में थे कॉर्ड्स के। इन कर्व को देखिए, अगर इनके असेंडिंग ऑर्डर में देखें जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इनका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग पॉइंट हम टॉप से बॉटम की तरफ जाए तो स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इस कर्व में देखिए जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपस में जो मिल रहे हैं, ये वाले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन ही होगा। तो ये जो आपस में इनकी प्रॉपर्टीज आपस में भी सिमिलर होंगी क्योंकि ये अपने अपने ही जो कर्ज है अपने अपने पीक में जो नीचे की तरफ मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। ये कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसको हेलोजन कहते हैं। हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कर्ज में कर्ज के असेंडिंग ऑर्डर में है पोर्शन में। पिंक पोर्शन जिन्होंने ऑक्युपाई किया वो कौन है, हेलोजन्स हैं। हेलोजन जो है उन्होंने असेंडिंग पोर्शन और डिसेंडिंग पोर्शन जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल ने, और बॉटम जो है बॉटम में मेटलाइज प्लस ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये तो सारी प्रेडिक्टेबल की क्लासिफिकेशन हो गई लोथरमियस कर्व में। तो इसको ऑब्जर्व करके ये जो पीरियडिसिटी की बात हम लोगों ने की, तो मेंडलीव साहब जो थे उन्होंने अपने लॉ का बेस बनाया ये पीरियडिसिटी, फिर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल दिया। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।